28 मई 1998 को पाकिस्तान चागाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना पहला एटमी धमाका करता है। उसके ठीक 2 दिन बाद वो कारान डिस्ट्रिक्ट में अपना दूसरा एटमी धमाका करता है। आज 28 मई उन दो धमाकों की एक सेलिब्रेशन है। ये धमाके क्यों ज़रूरी थे पाकिस्तान के लिए? आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त जो मईशी तौर पे कमज़ोर था, लसानियत की बुनियाद पे शहर जल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये न्यूक्लियर टेस्ट किए। बिल क्लिंटन जो उस वक्त के अमेरिका के सदर थे, उनका बहुत ज़्यादा दबाव था हमारी लोकल गवर्नमेंट जो उस वक्त नवाज शरीफ साहब चला रहे थे और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि वो ये धमाके ना करें। लेकिन हमारा एटमी प्रोग्राम जब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन्विजन किया था और कहा था कि द नेशन विल ईट ग्रास, लेकिन हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना के ही रहेंगे। ज़ियाउल हक ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे अमेरिका का साथ दे के अफ़गानिस्तान ने मुजाहिदीन तैयार किए और फिर बिलियंस ऑफ डॉलर साइफन ऑफ करके एटमी प्रोग्राम पे लगाए, जिसकी कल्मिनेशन 1998 में नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों से की। ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी क्यों था? सबसे पहले आप पाकिस्तान के नक्शे को समझिए। जब 47 होती है तो दो मुल्क बनाए जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक हिस्सा वेस्ट में है और एक हिस्सा ईस्ट में है। ये रेसिपी फॉर डिज़ास्टर थी। 1971 के अंदर जब पाकिस्तान के मज़ीद दो हिस्से हो जाते हैं और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है, तो पीछे जो पाकिस्तान का नक्शा रहता है वो एक चिकन नेक है, एक पतला स्ट्रिप मुल्क का है जो कभी भी कहीं से कट सकता है। अगर कश्मीर की तरफ इंकर्जन होती है, अगर साउथ में कहीं इंकर्जन होती है, अगर ईरान सिस्तान बलूचिस्तान से मेन बलूचिस्तान में इंकर्जन करता है, या अफ़गानिस्तान ड्यूरन लाइन को वायलेट करते हुए इस साइड पे आता है, तो पाकिस्तान एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ थ्रेट में उस वक्त भी था। अब इसके लिए दो तरीके हो सकते थे। एक, इराक की तरह बहुत बड़ी फ़ौज बनाओ, लिबिया की तरह सारे रिसोर्सेज का टेक ओवर करो, और फिर एक डिक्टेटोरियल स्टाइल रजीम में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ़ौज है उसको चलाओ। या दूसरा ये हो सकता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप करता। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की डेवलपमेंट के लिए हमने हर फार्मूला हथकंडा अपनाया। हमें रिएक्टर के प्लान चोरी करने पड़े, हमने किए। हमें मटेरियल्स सोर्स करने पड़े इलीगली, हमने किए। लेकिन 1998 में हम एटमी ताकत बन गए। और ये वो वजह है कि इंडिया, अमेरिका या कोई भी मुल्क जब मैली आंख के साथ पाकिस्तान को देखता है तो वो एक लिमिटेड ऑपरेशन के सफ़ेर में देख सकता है। और यही वो वजह है कि पाकिस्तान पे उस तरह के सैंक्शंस भी नहीं लगते जिस तरह ईरान, नॉर्थ कोरिया पे लगते हैं। आपका एटमी ताकत होना ना तो सिर्फ आपकी बाउंड्रीज़ की सिक्योरिटी इंश्योर करता है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इंश्योर करता है। दुनिया को पता है इस मुल्क के पास एटमी बम है, इसको डूबने नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियर मटेरियल की प्रोलिफरेशन इतनी ख़तरनाक चीज़ है, स्पेशली जब से डर्टी बॉम्ब्स बनना शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब ब्रेकअप हुआ था यूएसएसआर का, तो फिर पहली दफ़ा दुनिया ने देखा था कि जहाँ जहाँ वेपन्स डिपो, यूरेनियम प्लूटोनियम के डिपोज़ बने हुए थे लार्जर यूएसएसआर में, जब वो छोटे मुल्कों में टूटे तो वो सारे के सारे गायब होना शुरू हो गए। वो सारे के सारे ब्लैक मार्केट में मिलना शुरू हो गए। और वो ख़तरा दुनिया में आज तक भी एग्जिस्ट करता है। तो पाकिस्तान जो दुनिया में 6 या 7वें नंबर पे न्यूक्लियर आर्सेनल में आता है, उसकी डिसइंटीग्रेशन हो नहीं सकती। इसलिए जो ये लोग कहते हैं कि जी बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा, KPK अलहदा हो जाएगा, ईरान चढ़ दौड़ेगा, इंडिया फतह कर लेगा, ये अटर बुलशिट है। ये नहीं होगा मेरे भाई। हाँ, आपकी स्मॉल स्केल वॉर हो सकती है, जिसका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसके जवाब में हमने बयानुल महसूस किया था। ये चीज़ें हो सकती हैं, पर 65 और 71 जैसी जंगें नहीं हो सकती। 71 के अंदर मैं सारे साथियों को बताना चाहूँगा कि इंडिया ने एक टेररिस्ट तंजीम खड़ी की थी। उस टेररिस्ट तंजीम के ज़रिए उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में फसादात मचाए थे। हमारी गलतियाँ अपनी तरफ, लेकिन इंडिया ने भी दहशतगर्दी का हिस्सा लिया था। रियलिटी ये है कि हमारा ये दिन सेलिब्रेट लार्ज स्केल पे होना चाहिए। हमारे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को मैनेज करने में ये न्यूक्लियर वेपन्स क्रिटिकल है। इसलिए मैं चाहूँगा कि 28 के दिन हम दुआ करें अब्दुल कदीर ख़ान साहब के लिए, जो फादर ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक बॉम्ब है, जिन्होंने अपना जान, माल और इवन अपनी फ्रीडम्स दे दी इसको बनाने के लिए। हम शुक्रिया अदा करें उन सब लोगों का जो इस सिस्टम के अंदर रहे हैं।
चाहे वो बेशक एक सिपाही सिक्योरिटी कर रहा था आपके न्यूक्लियर रिएक्टर की, या वो साइंटिस्ट जो वहाँ काम कर रहे थे। बहुत सारों के नाम हमें कभी पता नहीं चलेंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स की रोल, सिविलियन ऑफिसर्स का रोल हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन उन सब के लिए याबाना तौर पे दुआ कीजिए। आज पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। यूक्रेन का हाल अगर आज आप देखें तो वो क्यों हुआ। 90s के अंदर जब यूक्रेन ने नेगोशिएट किया कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप करते हैं, यही प्रेशर पाकिस्तान पे भी था। पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ किया, यूक्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया। आज यूक्रेन के अंदर लगभग 3 साल हो गए रशिया एक कंटिन्यूस वॉर वेज कर रहा है। वो वॉर ठीक है या गलत है वो एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन एज ए यूक्रेनियन 3 साल से आप जंग में रह रहे हैं। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, दुनिया को ये एक्सपोर्ट करते थे गंदम। इस वक्त जान के लाले पड़े हैं। रशिया का जब दिल चाहता है वो एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट कर देता है, ग्राउंड ट्रूप्स मूव इन कर देता है, और सारा वेस्ट बैठ के तमाशा देख रहा है। इससे एक और चीज़ की भी निशानदेही होती है कि वेस्ट बिलखसूस अमेरिका की दोस्ती बहुत महंगी पड़ती है। इससे बेहतर है कि उनको दुश्मन कर लें। कम से कम आपको पता तो होगा कि उस तरफ वो हैं, इस तरफ हम हैं। यूक्रेन को हवा भर भर के ज़ेलेंस्की का दिमाग फुला के आज उन्होंने रशिया जैसे हाथी से लड़वा के उनका निस्तो नाबूद कर दिया। अब जंग जब भी ख़त्म होगी तो यूक्रेन का जो रिकवरी का पार्थ होगा वो बहुत लंबा होगा। पूरे का पूरा यूरोप इससे डिस्टेबलाइज हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ ऐसा आउटकम नहीं हुआ। बहुत पुलिस ऑफिसर्स ऐसे भी गए जिनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन रहा, मेरे ड्रग बडीज़ रहे, उनके साथ मैंने हेरोइन पी, उनके साथ मैंने मेथ पी। वही थाना जो कब्जे को डील कर रहा है, रेप को डील कर रहा है, मर्डर को डील कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को डील कर रहा है, रिलीजियस ऑफेंस को डील कर रहा है, वही थाना और वही स्ट्रक्चर जो है वो आपका नारकोटिक्स को भी डील करता है। तो ड्रग्स खरीदना ऑनलाइन काफ़ी दरिया को कूजे में कैसे बंद करूं? बस यही कहूँगी कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन उससे बाहर भी आना है। कौन सा वाला सच बोलना? हाँ कुछ ज़्यादा ही सच ना निकला है, बाद में सेंसर करने पड़े। फिर पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब एक और वजह से भी स्पेशल है, और ये सबसे बड़ा फियर है हमारे हिंदुत्व वाले भाइयों का, ये मुस्लिम न्यूक्लियर बॉम्ब है। जब मुस्लिम न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं वो क्या है? पूरी दुनिया में जितनी भी रियासतें न्यूक्लियर बॉम्ब की मालिक हैं उनमें से कोई एक इस्लामिक रियासत नहीं है, या वहाँ के मेजॉरिटी लोग इवन मुसलमान नहीं हैं सिवाय पाकिस्तान। इसराइल जो इस वक्त एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा के ऊपर काम कर रहा है, उसके अंदर जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है उसमें पाकिस्तान की सरजमीन नहीं शामिल। क्यों? न्यूक्लियर बॉम्ब जो उनके अज़ाइम 70s, 80s और इवन 90s के थे, उसके अंदर पाकिस्तान एक एटमी ताकत नहीं था, तो वो पाकिस्तान का कब्ज़ा भी सोचते थे। 80s के अंदर जो इजरायली प्लेन्स थे, डिस्गाइज्ड इंडियन प्लेन्स, उन्होंने सोचा कि वो यहाँ पे ऑपरेशन करें हमारे रिएक्टर्स उड़ाने के लिए। पाकिस्तान ने उसका सख्त से सख्त जवाब दिया, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा यहाँ आंख नहीं की। ठीक है, ईरान के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा गिला हमारी फ़ौज से होता है, उनकी इंटरफेरेंस डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन इस न्यूक्लियर बम के बगैर ना ये फ़ौज रहनी थी ना ये मुल्क रहना था। हमारे वाकई टोटे हो जाने थे। और ये जो हमारे भाई हैं पाकिस्तानी, बहनें हैं पाकिस्तानी, जो ये एथनिक नेशनलिज्म पढ़ाते हैं, आज मैं उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। आप तसव्वुर ये करें कि सिंधो देश बन जाता है, या बलूचिस्तान का जो इलाका बलोच लोग क्लेम करते हैं ग्रेटर बलूचिस्तान, वो बन जाता है। उसके बाद क्या होगा? आपके ख्याल से जो मेन लैंड पाकिस्तान है वो शरारत नहीं करेगा? आपके ख्याल से ईरान शरारत नहीं करेगा? किस फ़ौज के साथ आप दिफा करेंगे? और न्यूक्लियर बम के बगैर तो आपके मज़ीद टोटे टोटे हो जाएंगे। अगर आपको शौक़ है पत्थरों पर राज करने का तो करें, लेकिन रियासत पाकिस्तान में रह के करें। ये रियासत पाकिस्तान जिस तरह आपको मोहब्बत से रख रही है, आपकी सोच है। माना
इन्होंने गलत काम किए हैं, हमने बार बार हाईलाइट किए हैं, अखलाकी जुर्रत हम अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। लेकिन ये जो लासानी बुनियादों के ऊपर आप तफरीक डाल रहे हैं, ये तफरीक कभी बन नहीं सकती। जितने बलोच लोग बलूचिस्तान में रहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बाकी पाकिस्तान में रहते हैं। तो कभी आपने देखा है कि उनका कत्लेआम लाहौर शहर में हुआ हो? नहीं, और होगा भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। पंजाब की एक सकाफ़त है कि यहाँ जो आता है हम उसको वेलकम करते हैं, अपने घरों में भी रखते हैं, अपना मेहमान समझते हैं। ये बलोचों ने ऐसी कहानी बनाई हुई कि हम बहुत मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ से कई पंजाबी भाई वहाँ काम करने जाते हैं तो उनकी जो आप खिदमत कर रहे हैं कत्ल करके, तो वो कौन से असूल है मेहमान रखने में? पंजाब में ये नहीं होता। हाँ, आपको इंटरनली ज़रूर देखना चाहिए कि जो जाली या असली सरदार, क्योंकि आप ये तफरीक भी करते हैं कि ये असली सरदार नहीं हमारे, जो जाली और असली सरदार हैं वो क्यों पैसे खा रहे हैं, उनको रोका जाए। यही तो जमूर है। बड़ा ये फ़नी होता है कि बलूचिस्तान के जो भी तहरीक उठती है वो कहती है हमने रियासत पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील करते हैं कि वो हमारी प्लाइट को सुने। लेकिन पंजाब के अंदर से जो भी तहरीक निकलती है वो रियासत पाकिस्तान को चैलेंज करती है और कहती है कि हमें ये चीज़ें चाहिए और हमें ये करके दें, और अपने सियासतदानों को अकाउंटेबल होल्ड करती है। सोच का फ़र्क है ना। आपको अच्छा लगता है अदराइज़ करने को बाकी पाकिस्तान को, आप करें, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, मैं आपके अज़म नहीं तोड़ना चाह रहा, आप अपने अज़ाइम रखें, इंशाल्लाह पाक फ़ौज उसका जो मिलिटरीली होगा जवाब दे देगी। बलूचिस्तान कभी भी अलहदा नहीं होगा, कभी भी नहीं। आप 10 पंजाबी मार दें, 100 मार दें, 200 मार दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पंजाब में माएँ इतनी दिलेर हैं, वो बच्चे पैदा करती रहेंगी, वो मुख्तलिफ़ शोबों में जाते रहेंगे, वो बलूचिस्तान में भी काम करते रहेंगे। सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइसेस पाकिस्तान आर्मी के पंजाबियों ने दी, किसी भी जंग में उठा के देख लें जी। ये जो तासुर है ना कि जी पंजाबी जो होते हैं लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, हम लड़ते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। फ़ौज में जाके हम अपने घरों पे फायर नहीं चलाना शुरू कर देते, या हम कबायली मसाइल बना के दूसरा कत्लेआम नहीं करते। क्यों? जाहिल नहीं है ना। बहुत फ़नी लगता है मुझे जब इंतहाई पढ़े लिखे प्रोफेसर्स बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में एथनो नेशनलिज्म की बात करते हैं। पूछे क्यों? एक कॉन्सेप्ट जो आज से 500,000 साल पहले था कि हम ट्राइब्स हैं, हमारी सकाफ़त है। दानिया कैमरे के पीछे बैठे किसी और ट्राइब में, मैं किसी और ट्राइब में हूँ, मैं जो हूँ खाना ऐसे करके खाता हूँ, दानिया ऐसे करके खाती है, इसकी बुनियाद पे कत्लेआम हो रहा है। इसको हमने ज़माने जाहिलिया ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री समझ के पीछे फेंक दिया था, लेकिन आज उसी को दोबारा उजागर करके रखा जा रहा है हमारे सामने। हम यहाँ बहस करते हैं पंजाब में कि पाकिस्तान का कानून इन्फोर्स हो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एथनो नेशनलिस्ट कहते हैं कि हमारा ट्राइबल कानून इन्फोर्स हो। लिबरल लोग यहाँ बैठे लाहौर शहर में बैठे हमें कहते हैं कि जो पाकिस्तान का इस्लामिक कानून है वो बैकवर्ड है, लेकिन फिर वो ट्राइबल कानून को सपोर्ट करते हैं, ये उनका कल्चर है। समझ रहे हैं ना आप? ये कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर इन लोगों की फितरत में है, क्योंकि ये झूठ का साथ देते हैं। दहशतगर्दी कहीं भी हो हम उसको कंडेम करते हैं। अभी एक ड्रोन जिसको क्वाडकॉप्टर कहा जा रहा है, उसने जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर एक वॉलीबॉल खेलते हुए बच्चों के मैच पे फायर खोले। 22 बच्चे इंजर हो गए। एक 7 साल बच्चा क्रिटिकल है। रियासत पाकिस्तान से हम सवाल पूछें ये आपने क्या किया, ये आप क्यों कर रहे हैं, ये मत कीजिए। दुनिया ने, पाकिस्तान ने एक सिस्टम और निज़ाम बनाया है, आप उसके थ्रू चैनलाइज करें, चलें, जितनी मर्जी ऑपोजिशन हो। जब आप हथियार उठाएंगे सिस्टम के ख़िलाफ़, सिस्टम आपको नहीं छोड़ेगा, और मैं सिस्टम के साथ हूँगा कि हथियार नहीं उठाने। क्यों? अफ़गानिस्तान पोस्ट अमेरिका लीविंग एक ट्राइबलाइज्ड सोसाइटी बन गई है, जहाँ पे जगह जगह वॉरलॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं पाकिस्तान को तो ये बनने नहीं दूंगा, ना ही रियासत पाकिस्तान बनने देगी, ना ही कोई भी सिटीज़न जिसका आधा दिमाग भी काम करता है बनने देगा। आपको सिस्टम के अंदर रह के, सिस्टम से मुराद है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स बाउंड्रीज़ में रह के ऑपरेट करना है।
आप एहतजाज करें, मैं आपके साथ हूँ। आप धरना दें, हम आपके साथ हैं। आप इंटरव्यू दें, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप रियासत को डैमेज मत कीजिए। पीटीआई जब जब धरना देती है हम कवर करते हैं, कहते हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपका राइट है। अभी पीपल्स पार्टी ने धरना दिया, रैली निकाली है केपीके में, केपी बचाओ रैली। उसके ऊपर केपी पुलिस ने शेलिंग किया, लाठीचार्ज किया। हमने कहा बिल्कुल गलत किया। इस वक्त चले हम एक बहुत ही अजीब मैट्रिक लेते हैं जो हमारे बलोच बहन भाई लेते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से लेकर अभी तक मिसिंग पर्सनस का केस तकरीबन 5,000 लोगों का मिसिंग पर्सनस का, और बहुत अफसोसनाक बात है। उनमें से कई लोग बीएलए में निकल आते हैं। जब वो बीएलए वाले कत्ल किए जाते हैं तो उनमें उनकी बॉडियाँ आइडेंटिफाई हो जाती हैं। तो आप समझें कि लगभग 2,500 से 3,000 लोग हैं जो रियासती इदारों ने गायब किए हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर 10 से 15,000 पीटीआई का वर्कर हिरासत में। कितना? 10 से 15,000 पीटीआई का वर्कर हिरासत में। ये वो वर्कर्स हैं जो मिलिट्री कस्टडी में नहीं है, जेलों में। समझे? पंजाब की आप हिस्ट्री उठा लें 47 से लेकर आज तक, हमारे साथ तो ये होता रहा है। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम डिफरेंट है। बहुत अर्सा पहले हमने एक क्लिप बनाया था जहाँ पे हमने अली वज़ीर की बात की थी। मैं ये बेनिफिट ऑफ द डाउट अपने सारे उन बहन भाइयों को बलूचिस्तान में देता हूँ जिनकी फैमिली के साथ जुल्म हुआ है, कि आपका जो मेंटल मेकअप है वो चेंज कर जाता है। अली वज़ीर की वालदा ने जिस तरह डिस्क्राइब किया था उनके घर की समा, आप कह रहे हैं, जब ये दहशतगर्दों ने उनके लोगों को शहीद किया था, तो उसको देख के तो कोई इंसान नॉर्मल नहीं रहेगा। तो आप जो भी बात करते हैं उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ हम लेते हैं ऑलरेडी, कि ठीक है यार, इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, ये सख्त तल्ख बात करें, इट्स ओके, जुल्म हुआ है। मिसाल के तौर पर किसी घर फतीदगी हुई हो तो वो 2-3-4 दिन होशोवास में नहीं होता। जब एक कौम के साथ जुल्म हुई हो या एक इलाके के साथ जुल्म हो तो जो ठीक है, ये एक हो सकती है चीज़, लेकिन उस गलूव में आप डिसीजन मत लें। उस गलूव में आप डिसीजन लेंगे, बीएलए ही बनेगा। बीएलए बनेगा, इंशाल्लाह उनको जहन्नम भेजा जाएगा। बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल। बेटर सेंस जब भी प्रिवेल करेगी उसका फ़ायदा होगा। थोड़ी सी आज हम लोकल न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं। पीटीआई के अंदर अब एक मेजर तफरीक नज़र आ गई है। पीटीआई इज़ इमरान खान की फैमिली, अलीमा खान साहिबा, क्योंकि बाकी लोग कैन नॉट बी ट्रस्टेड कि वो असली पैगाम बाहर लेके आएँ। अलीमा खान साहिबा ने बड़े क्लियरली कहा है कि उनका भाई जो है वो जेल में रहने को तैयार है, जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार है, और वो कहता है मैं यजीद के आगे झुकूंगा नहीं। और साथ ही अलीमा खान साहिबा ने ये भी कहा कि जो जजेस पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नाजायज़ प्रेशर डाल रही है वो मत डाले, आप जजेस को मत धमकाएं, आप डायरेक्ट बात करें आमने सामने जो आपने करनी है। अच्छा, इसको 2 तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। स्टेट रन मीडिया और लेट्स से प्रो इस्टेब्लिशमेंट लोग कह रहे हैं कि जनाब देखें अलीमा खान साहब कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करें। प्रो पीटीआई लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तो इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रही है, उनको कॉल आउट कर रही है। मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें इकट्ठे हो रही हैं, कि वो कॉल आउट भी कर रही हैं और ऑब्वियसली पीटीआई के अंदर लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। हाँ, उन मुज़ाकरात में जो चीज़ सामने बार बार आ रही है सबको एडमिट करना होगा कि जो इस्टेब्लिशमेंट डील्स बना रही है वो नहीं इमरान खान एक्सेप्ट कर रहा। कहीं तो बात फंसी हुई है ना, ठीक है। मसलन इस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान की डील की बात करीब करीब पहुंचती है, मार्केट में खबर गर्म होती है, वो डील नहीं बनती, और फिर 2 रिजल्ट आते हैं। कुछ लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात ही नहीं करना चाहती, इस्टेब्लिशमेंट तो बात ही नहीं करना चाहती, इस्टेब्लिशमेंट तो बात ही नहीं करना चाहती। और दूसरी तरफ ये आता है रिजल्ट कि जनाब इमरान खान साहब नहीं मान रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब नहीं मान रहे, मेरा ये रियलिटी है। अगर इमरान खान साहब डील लेना चाह रहे होते और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते तो डील बन चुकी होती। इस पे पूरे की पूरी दुनिया इत्तेफाक करते कि ये बात सच है, और मैं समझता हूँ ये दिलेरी की बात है, ये दिलेरी की बात है डील ना बनाना। हाँ, इससे पार्टी का बेपनाह नुकसान होगा, पार्टी के लोगों का बेपनाह नुकसान होगा। इसलिए जब इमरान खान ने कहा कि सारे एहतजाज के लिए तैयार रहो, तो पीटीआई के अंदर एक परेशानी है। ज़ाहिर है रियासत जो है वो इस वक्त एक जंग जीत के आई हुई है, अपनी तरफ से उनकी मकबूलियत यहाँ पे, लेकिन मैं बता दूँ उनकी मकबूलियत सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ जंग जीतने में, वैसे नहीं है।
वैसे आपसे सवाल होगा जनूबी वज़ीरिस्तान में क्यों गिर रहा है क्वाडकॉप्टर, क्यों वो फायर मार रहा है। आपसे सवाल होगा कि पाकिस्तान के शहरी क्यों कत्ल किए जा रहे हैं बलूचिस्तान में, चाहे वो BLA कर रही है या रियासत मार रही है। ये सवाल तो होंगे। कभी भी एक घर होता है, ठीक है, 10-12 बंदों का, बाहर से जब हमला आता है वो इकट्ठे हो जाते हैं, जब वो हमला ख़त्म हो जाता है फिर उसी तरह लड़ना शुरू हो जाता है आपस में कि तू ज़्यादा बोटी खा ली, रात को तूने AC ज़्यादा देर चला लिया, ठंडे पानी का गिलास तूने पी लिया। तो जहाँ पे बोटी भी और AC भी और ठंडा पानी भी इस्टेब्लिशमेंट का ही हो, तो फिर अवाम तो सवाल पूछेगी। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी। बाकी PTI के प्रोटेस्ट का क्या बनता है, मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं बनेगा। मेरा ख्याल है जगह जगह क्रैकडाउन होगी और जुल्म और बबरियत की दास्तान लगेगी। मैं एंड करना चाहूँगा एक स्टोरी के साथ, थोड़ी सी एक लाइटर मोड पे स्टोरी है, ये बातें कुछ आज सख्त थी। आमिर अल महदी अल कज़ाफ़ी, ये एक लिबियन बंदे हैं जो हज के लिए जा रहे थे। इनकी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पे हर जगह गर्दिश कर रही हैं। इनकी हज की कहानी बहुत दिलचस्प है, मासूम से आदमी, शरीफ से। इनके पास एक पोटली है जिसके अंदर वो एहराम है और एक इस तरह का वो क्रॉस बैग है जिसमें उनके पासपोर्ट्स वगैरह हैं। ये लिबिया से जहाज़ में बैठने के हज के लिए, तो लिबियन अथॉरिटी ने इनके सिक्योरिटी चेक की वजह से इनको रोक दिया क्योंकि इनका नाम है आमिर अल महदी अल कज़ाफ़ी। अब कज़ाफ़ी नाम सुनते ही तो बड़े बड़ों की पतलूनें गीली हो जाती हैं। तो इस वक्त लिबिया ने कहा इन्हों तो ढको। वो बंदा सोचे यार कि मैं मासूम सा, मगर आप जनरली उसकी तस्वीर अगर देखेंगे, अगर हैदर काइंडली यहाँ पे तस्वीर लगा दें उसकी, क्यूट से अंकल हैं, ठीक है। तो खैर वो कहते हैं मैं तो नहीं जाऊँगा घर, मैं तो हज पे ही जाऊँगा। वो एयरपोर्ट पे बैठ के धरना दे के जहाज़ खैर टेक ऑफ कर गया। थोड़ी देर के बाद जहाज़ वापस आ गया क्योंकि जहाज़ में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। जहाज़ पहुंचा टारमैक में, इन्होंने फिर शोर मचाया। आमिर साहब ने जनाब मुझे जाने दो। उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप नहीं जा सकते। जहाज़ खैर रिपेयर हुआ और जहाज़ टेक ऑफ करके फिर निकल गया। आमिर साहब जा रहे बदहाल सैड हो गए। जहाज़ दोबारा वापस आया, जहाज़ में फिर टेक्निकल फॉल्ट निकल आई थी। इस दफ़ा जब जहाज़ लैंड हुआ तब तक पैसेंजर्स को पता चल गया था कि यार हमारा एक साथी है आमिर, वो आना चाहता था हज पे, उसको रोका हुआ है अथॉरिटी ने, एवं नजायज़ ही, मतलब कोई ताल्लुक़ नहीं है कज़ाफ़ी से। जो पायलट था जहाज़ के, उसने अनाउंस किया और ये फ़्लाइट वाले रिपोर्ट करते हैं जो लोग पैसेंजर्स थे, उसने कहा था कि ये जहाज़ अब उड़ेगा नहीं जब तक आमिर इस फ़्लाइट पे नहीं होगा। तो फिर फाइनली लिबियन अथॉरिटीज़ ने अलाउ किया, तो आमिर साहब अब उस जहाज़ से बैठ के हज को पहुंच गए। जब आप नियत करते हो ना हज करने की और अल्लाह को उस वक़्त आपका आना कबूल होता है, तो कोई ना कोई वजह सबब बहाना बनता है। मैं ये जहाज़ 2 दफ़ा उड़ के वापस आया है कि मैंने इस बंदे को लेके जाना। तो मैं दुआ करूँगा कि इस वक्त सबका हज खैर खैरियत से हो। जो लोग उसके लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके हज कबूल फ़रमाए। अल्लाह जो वो उम्मत के लिए अपने लिए दुआएं मांगेंगे उनको कबूल फ़रमाए। अगर कोई पाकिस्तानी हज के लिए जा रहा है जो ये देख रहा है, बराए मेहरबानी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरियों के लिए दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान के उन लोगों के लिए दुआ कीजिएगा जो इस वक्त तकलीफ़, दर्द किसी भी किस्म की शक्ल में हैं। दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर बेटर सेंस प्रिवेल कर जाए। लोग जो बिल्कुल आप समझें इस वक्त गुस्से के पहाड़ों पे चढ़े हैं, वहाँ से नीचे उतर जाएं, चीज़ें नॉर्मल सी की तरफ जाएं, चाहे वो रियासती इदारों, सियासी जमातों की हों, चाहे वो रियासती इदारों और सूबाई लोगों की हों। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।